एक लीग प्रो ने मुझे $1 लाख दिए उसका पीसी बिल्ड करने के लिए। मैंने उससे सिर्फ $90,000 ही कमाए। 9 मॉडल्स ने $5 लाख स्पेंड किए मुझसे अपनी बाइक्स कस्टमाइज करवाने के लिए। मैंने $4,80,000 कमाए। इवन बिग 8 का लेले भी मेरे बारे में सुन चुका था। वो $10 मिलियन स्पेंड करना चाहता था मुझसे एक कार बिल्ड करवाने के लिए। मैंने $9.8 मिलियन लिए। फिर ड्रैगन नेशन की मिलिट्री ने मुझे ढूंढ लिया। उन्होंने एक टैंक के लिए $200 मिलियन ऑफर किए। मैंने सोचा मैं उनके पैसे स्कैम करने की हिम्मत नहीं कर सकता, राइट? मैं थोड़ा हेजिटेट हुआ, फिर भी $180 मिलियन कमा लिए। किड, तुम ड्रैगन नेशन के पैसे लेने की हिम्मत भी करते हो जब मैंने टैंक की पावर टेस्ट की? शिया, मेरे पास तुम्हारे लिए $600 मिलियन का प्रोजेक्ट है। जब तुम्हारे पास टाइम हो इसे हैंडल करना। मैं बस हंसा और बोला कि मैं थोड़ा सा ही कमाऊंगा, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? आखिर क्लाइंट से अर्न करने से मुझे पॉइंट्स मिलते हैं और पॉइंट्स ही मेरा क्राफ्टिंग सिस्टम अपग्रेड करने का इकलौता तरीका है। जब मुझे पहली बार सिस्टम मिला, मैं इतना बोर्ड था कि मेरे हाथ पैर बेकार जैसे लग रहे थे। मैं टाइम पास के लिए एक लाइव स्ट्रीम में चला गया। उसी वक्त फॉर्मर प्रो जिर रैंट कर रहा था। अगर मेरा बेकार कंप्यूटर अभी लैग न करता तो मैं बायून को सोलो कर देता। जिशिर कमबैक चाह रहा था, लेकिन चैट के लोग उसे हाइप कर रहे थे और वो आखिर में और 3 गेम हार गया। जिशिर कंप्लीटली लूज हो गया। व्यूअर्स ने सिचुएशन और ज्यादा क्योटिक बना दी। बोला था ना भाई, बच्चों के पास 0 स्किल्स हैं। तब एक व्यूअर जिसका नाम फ्रॉग था बोल पड़ा, जिर, इन ट्रोल्स को इग्नोर करो। मुझे लगता है तुम सच में लैग हुए थे। अगर तुम्हें नया पीसी चाहिए मुझे कांटेक्ट करो, मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दूंगा। हाँ, अपना पीसी फ्रॉग से लो, $30,000 का, और मैं सिर्फ $28,000 कमाऊंगा। फिर एक मॉड मेरे ऊपर चढ़ गया, फ्रॉग को अभी स्ट्रीम से किक करो। इस बार मैं अपने पीसी के लिए एक रियल टेक एक्सपर्ट हायर कर रहा हूं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली स्किल क्या होती है। ये बोलते ही जिरे ने स्ट्रीम लॉबी में सर्च करना शुरू किया। 1 सेकंड में उसने देख लिया, सुपर गॉड वर्कशॉप, तुम्हारे सबसे क्रेजी सपनों को पूरा करो। बस यही है, मुझे गॉड मोड में जाना है। उसने ऑर्डर फॉर्म फिल किया। मुझे लॉल के लिए एक कंप्यूटर चाहिए, ऐसा जो मेरे हाथों जितना फास्ट फील हो, ताकि मैं बायून को पंच कर सकूं और लियू और हो को किक कर सकूं। मेरे पास लॉयर्स हैं, तो अगर तुम डिलीवर नहीं कर सकते मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट मत करना। जिशिर के नोट्स देख के चैट के सब लोग पागल हो गए। ब्रो, क्या तुम नॉवेल लिख रहे हो? मशीन के साथ सिंक? क्यों ना लिख दो, एक हिट में हेवन तोड़ दे। इस बच्चे को पीसी नहीं चाहिए, इसे एक मैजिक वेपन चाहिए। कौन इस ऑर्डर को लेने की हिम्मत करेगा? रुको, ओनर ने एक्चुअली ले लिया और इंस्टेंटली एक्सेप्ट भी कर लिया। भाई, क्या ये बंदा पागल है? इतनी क्रेजी रिक्वेस्ट ले रहा है। देखो बच्चे ने क्या लिखा, प्राइस $100। इस पे तो फ्रॉड का केस होगा, जेल तक जाना पड़ेगा। ठीक है, ये शॉप खत्म है, इसका बिजनेस खत्म। मैं तो बोर हो रहा था, लेकिन जिशिर के रिक्वेस्ट्स पढ़ने के बाद ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल काम फील हुआ। चाहे मेरा सिस्टम फेज 1 पे है और इसमें सिर्फ सिविलियन टेक स्किल्स हैं, फिर भी मैं कंप्यूटर्स बना सकता हूं। जब जिशिर ने मेरा रिप्लाई पढ़ा, वो बिल्कुल फ्रीज हो गया। चैट क्रेजी हो गई। फिजिकल एग्जाम? ओनर को हेल्थ रिपोर्ट क्यों चाहिए? कंप्यूटर बिल्ड के लिए कौन चेकअप करता है? जिर ने चैट को एक तुच्छ नजर से देखा। तुम लोग सच में नहीं समझते, यही तो है जो मैं प्रोफेशनल कहता हूं। मैंने उसका टेस्ट डेटा सिस्टम को भेजा और जल्द ही फीडबैक मिल गया। पता चला कि जिरे के लिए सूटेबल फ्रेम रेट अराउंड 218 है। सीपीयू लेटेंसी 0.000058 मिलीसेकंड्स, मतलब बेसिकली उसके हैंड इनपुट्स उसके गेम कैरेक्टर तक 0.000009 स्पीड से पहुंचते हैं। ये उसके लिए थोड़ा टफ है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं। सिस्टम स्टार्ट हुआ। सुपर लैब ने होस्ट का कमांड रिसीव किया। लैब स्टार्ट हो रहा है। मैंने एक नज़र कॉर्नर की तरफ डाली। वहां एक पुराना स्क्रैप पीसी पड़ा था। उसका प्राइस टैग सिर्फ $126 था और मुझे $100,000 का ऑर्डर मिला। प्योर प्रॉफिट, मतलब 99K नेट। सिस्टम एक्टिवेट, फेज 2 के लिए 80,000 पॉइंट्स। डन। अब सुपर लैब ओपन हो चुका है। लैब के अंदर टाइम का रेशियो 5:1 है, मतलब अभी लैब के 5 दिन रियल दुनिया के 1 दिन के बराबर हैं। तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, तुम पूरी तरह सुपर लैब में एंटर हो जाओ, वहां तुम्हारी एज नहीं बढ़ेगी। दूसरा, सिर्फ तुम्हारा माइंड एंटर करेगा, बाहर बॉडी नॉर्मल तरह से एज करती रहेगी। सिस्टम फ्यूचर में अपग्रेड होगा और टाइम रेशियो 100:1 हो जाएगा,
मतलब लैब का 1 साल रियल दुनिया के सिर्फ 4 दिन के बराबर होगा। मैं एक्साइटेड हो गया, तुरंत पावर बंद की, अपना टूटा हुआ पीसी उठाया और सुपर लैब में एंटर कर गया। लैब के अंदर मुझे ना खाना चाहिए ना सोना, मेरा माइंड हमेशा शार्प रहता है। 3 दिन के बाद जीपीयू, मदरबोर्ड, सीपीयू, हार्ड ड्राइव सब सक्सेसफुली बन गए। मैक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कोर 10 है, इस बिल्ड को 9.9 मिला। मेमोरी बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए मैंने थोड़ा रश कर दिया। आइडियली ये 20 साल चलना चाहिए था, अब कम से कम 10 साल चलेगा। वैसे सच कहूं तो एक पीसी के लिए 5 या 6 साल भी काफी लंबा टाइम होता है। मैं लैब में रात 9 बजे गया था, अब सुबह 11 बज रहे हैं, बाहर सिर्फ 10 घंटे ही गुजरे हैं। मैंने पीसी जिशिर के एड्रेस पर शिप कर दिया। शाम 6 बजे फैंस को उसके स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिला, सब लोग तुरंत जिशिर की स्ट्रीम में आ गए और जैसे ही उन्होंने न्यू पीसी अराइव्ड का टाइटल देखा, सब शॉक हो गए। अरे सच में इतनी जल्दी? क्या ये पीसी लेजेंड भी है? 1 दिन भी नहीं लगा और रेडी हो गया। देखने में क्यूरियोसिटी तो है, वैसे भी उसने $100,000 स्पेंड किए हैं। जिशिर ने एक्साइटमेंट में हाथ रब किए। गाइज चलो नए पीसी का डेब्यू देखते हैं। अगला ही सेकंड उसका फेस फ्रीज हो गया। केस बिल्कुल सिंपल था, ना कोई कलर ना कोई फैंसी डिजाइन। 28 इंच कर्व्ड मॉनिटर कहाँ है? उसने उस डस्टी केस को घूरा और उसकी आंख फड़कने लगी। अंकल वोंग, मुझे $100,000 का पीसी स्कैम हो गया। नहीं, रिफंड नहीं चाहिए, बस ये जानना है कि बिल्डर को कितने साल जेल होगी। चैट वालों से कंट्रोल नहीं हुआ। मैं हंसना बंद नहीं कर पा रहा। मुझे 3 मिनट दो सांस लेने के लिए। मजा आ रहा है इसको गुस्सा होते देख के। सच में कोई भी होता तो गुस्सा हो जाता। ये तो शायद तुम्हें कबाड़ी में भी ना मिले। फ्रॉग से ऑर्डर करना चाहिए था। वो $30,000 के बिल्ड से सिर्फ $28,000 कमाता है। ये ग्रीडी ओनर $100,000 के बिल्ड से $99,000 कमा रहा है। अब समझ आया उसने हेल्थ रिपोर्ट क्यों मांगी थी। शायद उसे डर था कि जिशिर वहीं बेहोश ना हो जाए। कॉल कट करने के बाद जिशिर गुस्से में अपने ही गियर्स तोड़ने वाला था। अगर मैंने इस बंदे को जेल नहीं भेजा तो मेरा नाम लू नहीं, उसने रोते हुए बोला। और 100,000 युआन वाला कंप्यूटर बाहर निकाला। उसका 100,000 युआन का स्कैम पूरे प्लेटफॉर्म का अटेंशन ले आया। प्लेटफॉर्म ने अपने स्टाफ भी उसके लाइव स्ट्रीम पर भेज दिए एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। अब उसे बस एक काम करना था, कंप्यूटर का परफॉर्मेंस रिव्यू करना, ताकि स्टाफ डिसाइड कर सके कि उसके 100,000 युआन में कितना स्कैम हुआ है। अचानक वो फ्रीज हो गया। कुछ तो गलत है। ये जंक कंप्यूटर बहुत ही फास्ट बूट हो गया। उसने जिद में उसे बंद किया, फिर दोबारा पावर बटन दबाया। व्यूअर्स सीधा स्क्रीन को देख रहे थे। होली क्रैप, ये बूट स्पीड क्या है? आंख झपकते ही ऑन हो गया। अच्छे कंप्यूटर्स को भी बूट होने में 6-7 सेकंड्स लगते हैं। उसने थोड़ा घबरा कर बोला, ये 7 सेकंड्स नहीं, 6 भी नहीं, सिर्फ 4.68 सेकंड्स। क्या मैंने सही सुना? 4.68 सेकंड्स? इस जंग कंप्यूटर का बूट टाइम। क्या ये सब कंप्यूटर्स को क्रश नहीं कर रहा? मैंने सबसे फास्ट बूट 5 सेकंड्स का सुना है, लेकिन फास्ट बूट का मतलब गुड परफॉर्मेंस नहीं होता। मुझे लगता है इस मशीन में काफी पार्ट्स मिसिंग हैं, इसीलिए ये इतना फास्ट है। शायद ये सिर्फ एक एम्प्टी शेल है। एम्प्टी शेल? तो ये बात है। 1 सेकंड के लिए उसके बेटे पर तरस आया। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा। लॉयर ने पहले ही बोला था, 30,000 के लिए 3 इयर्स, 100,000 के लिए 10 इयर्स। हर एक्स्ट्रा 10,000 जो वो मुझे स्क्रैम करेगा, मैं इंश्योर करूंगा उसे 1 एक्स्ट्रा साल जेल मिले। उसने एक कंप्यूटर टेस्टिंग ऐप डाउनलोड की। कुछ तो गलत है। अगर फास्ट इसलिए है क्योंकि पार्ट्स मिसिंग हैं, तो डाउनलोड स्पीड इतनी फास्ट क्यों है? शायद हम फिर गलत सोच रहे हैं। तुम सच में इस पीसी को सिर्फ देखकर जज नहीं कर सकते। उसने चैट की तरफ देखा। लुक्स से जज नहीं कर सकते? माई एस, मेरे पास गीगाबाइट फाइबर है, ऑब्वियसली फास्ट होगा। ये टेस्टिंग ऐप मेरे वाले से अलग लग रहा है। प्रोसेसर अननोन, ग्राफिक्स कार्ड अननोन, रैम अननोन, हार्ड ड्राइव भी अननोन। किसी भी ब्रांड से रिलेटेड कुछ डिटेक्ट ही नहीं हो रहा। कहीं ये नॉक ऑफ भी नहीं है? डैम, ये शेनफे ब्लैक मार्केट बंदा कितना बड़ा है। रुको, नीचे स्कोर चेक करो। स्कोर 5,67,854, GPU 3,98,541, RAM 2,55,412, HDD 71,57,766, total score 91,23,383। क्या मैं सपना देख रहा हूं? मुझे याद है चाइना का हाईएस्ट स्कोरिंग कंप्यूटर सिर्फ कुछ मिलियन तक ही था। क्या ये स्कोरिंग ऐप टूट गया है? ये स्कोर तो मजाक लग रहा है। उसने गहरी सांस ली और लीग ऑफ लेजेंड्स ओपन किया।
ये कंप्यूटर सच में अच्छा है, चलो टेस्ट करके देखते हैं। उसने जल्दी से एक गेम ज्वाइन किया। होली क्रैप, तुम लोग जानते हो सामने टॉप लेन में कौन है? BLG प्रो टीम का एबिन चेन झेबिन। अब देखना इसका बेटा कैसे पिटेगा। एबिन अभी वर्ल्ड्स हार के आया है, उसके अगेंस्ट जाओगे तो सीधा नूब बन जाओगे। वो हल्का सा मुस्कुराया। बस एबिन ही तो है। सच कहूं तो प्रॉब्लम मेरा कंप्यूटर था, वरना चेन झेबिन क्या चीज है। जांगचिंग रोड का कोई बच्चा भी मेरे सामने नहीं टिकता। चैट फट के हंस पड़ी, सब मीम्स बनाने लगे। गेम स्टार्ट हुआ, व्यूअर्स चैन से नहीं बैठ पा रहे थे। उसकी मूवमेंट्स पहले से ज्यादा स्मूथ थीं। कभी उसे ऐसे खेलते नहीं देखा। वो मरना पसंद करेगा लेकिन टरेट के नीचे भागेगा नहीं। उसने लेवल 1 पर ही एबिन से फाइट स्टार्ट कर दी। तब उसे अचानक फील हुआ, इस कंप्यूटर के साथ खेलते ही वो इंस्टेंटली बेटर हो गया। उसके नॉर्मल अटैक्स और स्किल्स परफेक्टली फ्लो कर रहे थे। क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसने लेवल 1 पर ही एबिन को सोलो किल कर दिया। ग्रैंडपा बीस्ट बन गया। ग्रैंडपा, गेमिंग में वापस आ जाओ, तुम्हारे स्किल्स से वर्ल्ड चैंपियनशिप कुछ भी नहीं। गेम के साथ उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया। उसने अपनी टीम के 4 प्लेयर्स को कैरी किया और मैच जीत गया। एबिन, बुरा मत मानो, लगता है ये सब उसके नए पीसी की वजह से है। उसका स्ट्रीम चेक करो, सब समझ आ जाएगा। फिर वाई, शाओ और बाकी लोगों ने भी ये सुना और तुरंत उसके स्ट्रीम पर आ गए। वो कंप्यूटर के सामने बैठा रह गया, अभी भी शॉक में। मैं तो मजाक में बोल रहा था मशीन के साथ मर्ज होने का, लेकिन ये कंप्यूटर तो सच में कर रहा है। तभी उसका फोन बज गया। अंकल वोंग, तुम शेनफे पर केस करने वाले हो? मत करो, शेनफे मेरा भाई है, बाद में एक्सप्लेन करता हूं। वैसे भी ये कंप्यूटर 100,000 युआन के लायक है। उसके बाद उसने एक और हेवी गेम टेस्ट किया। डैम, कूलिंग फैन तो घूमा ही नहीं। फैन नहीं घूम रहा मतलब सीपीयू पर लोड ही नहीं आ रहा। उसे लगा कंप्यूटर लिमिट हिट करेगा, लेकिन वो तो उसके पास भी नहीं गया। व्यूअर्स चैट फ्लड करने लगे। फिजी का कंप्यूटर इनसेन है, मैं मानता हूं मैं गलत था। फिजी, क्या तुम मुझे माफ करोगे? फिजी ऑसम है। फिजी ड्रैगन कंट्री का रियल टेक जीनियस है। मैं दोपहर में नींद से उठा, फोन खोला और स्ट्रीम्स रैंकिंग देखी, रॉकेट की तरह टॉप पर पहुंच गई थी। मैंने सोचा था जो पीसी मैंने बनाया है उसे थोड़ा अटेंशन मिलेगा, लेकिन इतना बड़ा ब्लास्ट होगा एक्सपेक्ट नहीं किया था। लगता है अब अपग्रेड पॉइंट्स की टेंशन नहीं रहेगी। कॉन्ग्रैट्स, तुम्हें पॉइंट्स मिले। सिस्टम अपग्रेड होकर फेज 2 में आ गया, सिविलियन टेक कैटेगरी। अब तुम्हारे ब्रेन में एनसाइक्लोपीडिया लेवल स्किल्स हैं, जैसे एसीसी, कार्स, फोन्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन मुझे ज्यादा इंटरेस्ट सिस्टम के फेज 3 में है, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग। पर फेज 3 से अपग्रेड के लिए 10 मिलियन पॉइंट्स चाहिए। मैंने सांस भरी। अगर मैं डेली 100,000 पॉइंट्स भी कमाऊं तब भी 100 डेज लगेंगे। मैंने बैकएंड में नए ऑर्डर्स चेक किए, ज्यादातर कस्टम पीसीज के थे। हाईएस्ट सिर्फ 150,000 का था। कम ऑन, इमेजिनेशन यूज करो। मैं सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं बनाता, तुम सपना देखने की हिम्मत करो, मैं उसे बना दूंगा। तभी एक 500,000 युआन का ऑर्डर पॉपअप हो गया। फिर ही शाओमी का स्ट्रीम ब्लास्ट हो गया। वाओ, सब फिजी से पीसी बनवा रहे हैं और तुम उससे बाइक्स बनवाने को कह रही हो? लगता है ये लेडी बस फिजी की फेम यूज करना चाहती है। चलो हाइप का फायदा उठाओ, जल्द ही ड्रामा आएगा। कमेंट्स देखते ही हाई शियाकी का फेस डार्क हो गया। मुझे ओल्ड लेडी मत बोलो, मैं सिर्फ 27 साल की हूं। मुझे सच में मोटरसाइकिल्स पसंद है, बस मेन स्ट्रीम वाली नहीं। और तुम लोग बोल रहे हो मैं क्लाउड चेस कर रही हूं? मैं क्या कर रही हूं यार? तभी चैट फिर एक्सप्लोड हो गया। ओ माय गॉड, फिजी ने ओल्ड लेडी का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। क्या फिजी ने गलती से रॉन्ग ऑर्डर क्लिक कर दिया? मुझे नहीं लगता मिस्टेक है, ये बस स्कैमर और उसकी स्टाइल है। ऊपर वाला बंदा मस्त फनी है। फिजी के पीसी बिल्ड्स तो इनसेन है, लेकिन ऑनेस्टली लुक्स बकवास है। कंप्यूटर केस बिल्कुल चीप लगता है। फिजी थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेंड भी नहीं करता। मैंने हाई के ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स चेक किए। फिजी, अब तुम्हें मेरे लिए बाइक बिल्ड करनी है। सब कहते हैं रियल स्पीड कर्व्स पे दिखती है, लेकिन मैं कॉर्नर्स हैंडल नहीं कर पाती। इसलिए मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए जो स्ट्रेट लाइन में फास्टेस्ट हो, जितनी फास्ट हो सके। और मैं एक लड़की हूं, यू नो। ब्रदर शिनफे, बाइक को प्रिटी बनाना। लव यू। उसका ये स्वीट मैसेज पढ़ के मेरे पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ गए। सच में अपने प्राइम में एक यंग राइडर है। मैंने सोचा, पहले स्टेबिलिटी। रोड पर एक छोटा सा पत्थर भी उसकी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता। ऑफ कोर्स स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। लगता है इस बार बड़ा खर्चा करना पड़ेगा।
मैंने वेयरहाउस सर्च किया और बाइक के सारे पार्ट्स कलेक्ट किए। टोटल 12,000 युआन खर्च हो गए। ये नंबर देख के सच में दर्द हुआ। सीधा 12,000 पॉइंट्स उड़ गए। मैंने जल्दी से बाइक का फ्रेम बनाया और उसे सुपर सॉलिड किया। इंजन और ट्रांसमिशन को बहुत केयरफुली बनाना था। ये दोनों ही बाइक की स्पीड डिसाइड करते हैं। डिजाइन पार्ट भी काफी हैवी था। लगभग 15 डेज बाद मैंने अपने हाथों से बनी बाइक को देखा और सैटिस्फाइड होकर मुस्कुराया। सिस्टम चेक के बाद रिजल्ट आया। आउटर शेल के लिए परफेक्ट 100 स्कोर। तुम्हारी स्किल्स न्यू लेवल पर पहुंच गई हैं। रिवॉर्ड 100,000 पॉइंट्स। लगता है सिस्टम हमेशा कंजूस नहीं होता। सरप्राइज बोनस मिलना अच्छा लगा। पहले लैब का टाइम रेशियो 5:1 था, लेकिन लेवल 2 के बाद ये क्रेजी 30:1 हो गया। मतलब एक दिन का काम रियल वर्ल्ड में सिर्फ आधा दिन लेता है। मैंने सब पैक किया और बाइक हा कैसी को भेज दी। देखो, ओल्ड लेडी का लाइव स्ट्रीम रूम। टाइटल, फीजी की न्यू बाइक आ गई। वाओ, एक दिन भी नहीं लगा, फीजी ने ऑलरेडी बाइक फिनिश कर दी। कोई मोटरसाइकिल एक्सपर्ट देख रहा है? क्या ये स्पीड नॉर्मल है? मैं 10 साल से राइड कर रहा हूं। अगर सिर्फ एक दिन लगा है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। बोला था ना ओल्ड लेडी को फीजी स्कैम करेगा, और अब सच हो गया। तो फीजी अभी भी टॉप क्लास स्कैमर है। क्या लगता है इस बार 500,000 में से कितना प्रॉफिट बनाया? मैंने कैलकुलेट किया, पीसी बिल्ड में उसने 200 युआन से कम स्पेंड किया था। मेरा गेस 500,000 लिए कम से कम 400,000 प्रॉफिट। भाई तू कम बोल रहा है। 450,000 से कम प्रॉफिट हुआ तो फीजी स्कैम किंग नहीं। चैट रुक ही नहीं रहा था। एक प्राइवेट विला में हाई शियाकी अपने पीसी के सामने कमेंट्स पढ़ रही थी। उसका फेस रेड हो गया। मेरी बाइक का तुम लोगों से क्या लेना देना? मुझे जो पसंद है मैं वही लेती हूं। अच्छा हुआ मैंने स्ट्रीम नहीं की। ये ट्रोल्स कितने अनोइंग हैं। हाकैसी ने फ्रस्ट्रेशन में हाथ कमर पर रखे। फिर भी वो एक्साइटेड थी अपना पैकेज अनबॉक्स करने के लिए। देखो ना कितना ऑसम होगा, दूसरों की बकवास क्यों सुनूं? थोड़ी देर में उसने बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स फाड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसने बाइक देखी उसकी आंखें फड़कने लगी। शिनफे, तुमने सच में मुझे स्कैम किया? इतने अनोइंग हो तुम? सीरियसली, तुम बिल्कुल वैसे ही निकले जैसे ट्रोल्स बोल रहे थे। स्कैमर? बाइक एरोडायनामिक तो थी, लेकिन गुड लुकिंग बिल्कुल नहीं। धूप में उसका आउटर शेल ऐसे लग रहा था जैसे पुराना रस्टी आयरन हो, बस साफ करके रख दिया हो। इतनी अगली की लिमिट क्रॉस कर दी। हाई शिया की तो ऑलमोस्ट रो पड़ती, लेकिन जैसे ही वो बाइक पर बैठी और की टर्न की, सब कुछ सडनली रुक गया। वेट, पेट्रोल? शिनफे तुम पागल हो क्या? सबसे वर्स्ट स्कैमर हो। तुमने इस पर 500,000 खर्च किए। मैंने इस पर 5 लाख खर्च किए और तुम इतना भी नहीं कर सकते कि टैंक फिल कर दो? शिनफे, मत सोचना कि मैं पुलिस को कॉल नहीं करूंगी। पहले मैं स्पीड टेस्ट करती हूं। अगर मैं सैटिस्फाई नहीं हुई तो सच में पुलिस बुलाऊंगी। लेकिन पुलिस कॉल करने से पहले ऑब्वियसली उसे पेट्रोल लेना था। टाइगर शार्क प्लेटफॉर्म पर हिग्जिमी के स्ट्रीम में धीरे धीरे और ज्यादा व्यूअर्स आने लगे। लोग फ्लड हो गए। उसकी पॉपुलैरिटी ऑलमोस्ट उसके नॉर्मल स्ट्रीम्स के बराबर हो गई। सब लोग उसकी न्यू बाइक के बारे में क्यूरियस थे। गाइज, गेस क्या? मैंने अभी अभी ओल्ड लेडी को देखा। सीरियसली, जल्दी फोटो लो। उसकी न्यू बाइक कैसी है? चैट एकदम ब्लास्ट हो गया जब डिफीट ऑल नाम के यूजर ने कमेंट किया। सब वेट कर रहे थे। फिर कुछ सेकंड्स बाद उसने फिर लिखा। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन बस ओल्ड लेडी को अकेले पेट्रोल लेते हुए देखा। फिजी ने उसके लिए बाइक बनाई, लेकिन मैंने उसे राइड करते हुए नहीं देखा। ये समझ नहीं आ रहा। वो क्लियरली कंफ्यूज था, लेकिन स्मार्ट व्यूअर्स तुरंत समझ गए। वो पेट्रोल लेने गई है क्योंकि फिजी ने टैंक फिल नहीं किया। हाँ, पक्का यही बात है। फिजी सच में स्कैम किंग है। 100 युआन का पेट्रोल भी नहीं भर सकता। फिजी पर हमेशा ट्रस्ट कर सकते हो, कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। 5 लाख में से सिर्फ 4,50,000 स्कैम बोला था। नहीं भाई, 4,70,000 या 4,80,000 होगा। पेट्रोल भरवाने के बाद हिग्जिमी ने की टर्न की। मैंने जो बाइक बनाई थी वो तुरंत स्टार्ट हो गई। हेलमेट पहन के वो विला से बाहर निकल गई। उसने पहले भी बाइक्स चलाई थीं, लेकिन वो क्लियरली एक बिगिनर थी। बाइक के परफॉर्मेंस के बारे में उसे ज्यादा समझ नहीं था, बस थ्रॉटल फुल घुमा रही थी। लगभग 2 किलोमीटर चलाने के बाद वो रुक गई।
बाइक कंफर्टेबल तो है, लेकिन 70 mph पे क्या ये फास्ट है भी? उसके सामने एक हाई स्पीड रेल स्टेशन था। जगह काफी सुनसान थी, लोग कम आते थे, लेकिन सीनरी बहुत अच्छी थी। जब भी शॉमी अपसेट होती थी, वो यहाँ आके अकेली बैठती थी। उसका मूड हमेशा थोड़ा बेटर हो जाता था। शिनफे, तुम सच में इरिटेटिंग हो। अच्छा हुआ ये जगह है, वरना मैं फ्रस्ट्रेशन से फट जाती। 10 मिनट बाद जब वो थोड़ा काम हो गई, वो वापस घर जाने के लिए उठी। तभी एक 27 साल के आसपास का लड़का भागते हुए उसके पास आया। बहुत एंग्शियस लग रहा था। मिस, मुझे एक इमरजेंसी है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बाइक बोरो कर सकता हूं? उसकी बात सुनते ही शाओमी थोड़ी अलर्ट हो गई। तुम्हें मेरी बाइक क्यों चाहिए? लड़के ने स्टेशन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर दुख क्लियरली दिख रहा था। मेरी 7 साल की गर्लफ्रेंड ने अभी अभी ब्रेकअप कर लिया, लेकिन उसने कहा अगर मैं उस ट्रेन तक पहुंच गया जिसमें वो जा रही है तो शायद अभी भी चांस है। प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्या मैं तुम्हारी बाइक ट्राई कर सकता हूं? टेंशन मत लो, अगर डैमेज हुआ तो मैं सब कुछ बेचकर तुम्हें पे कर दूंगा। वो सीधा शाओमी की आंखों में देख रहा था। आंखों में डेस्परेशन और थोड़ी सी जिद थी। ये सुनकर शाओमी बिल्कुल स्टन्ड रह गई। वेट, तुम सच में ट्रेन का पीछा करोगे बाइक से? तुम्हें पता है वो कितनी फास्ट होती है? मैं मना नहीं कर रही, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। शाओमी अक्सर हाई स्पीड रेल लेती थी, इसलिए उसे उसकी स्पीड का अंदाजा था। 300 किलोमीटर से भी ज्यादा। बाइक उस स्पीड तक कैसे पहुंचेगी? और अगर पहुंच भी गई तो बाइक और ट्रेन टोटली डिफरेंट चीजें हैं। अभी 70 mph पे ही उसे लग रहा था जैसे उसका बॉडी उड़ रहा है और सोल पीछे रह गया है। 300 किलोमीटर पर आवर पे बाइक चलाना, अगर लकी हो तो बस धूल में लिपट जाओगे, अगर अनलकी हो तो सीधा कॉफिन में। लड़के ने धीरे से कहा, क्या तुमने सुना है, चाहे इम्पॉसिबल लगे फिर भी ट्राई करना चाहिए। मुझे डर है अगर मैंने ये चांस मिस कर दिया तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। 7 साल का प्यार एक बार और हवा में जलने दो। उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने ये कहा। ये सुनते ही ज़ियाओमे बिल्कुल फ्रीज हो गई। उसके पास ज्यादा रोमांटिक एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही उस 7 साल के रिश्ते को समझ पाती थी, लेकिन उस मोमेंट में वो सच में उसे फील कर रही थी। उसने चुपचाप कीज उस लड़के को दे दी। हल्की सी स्माइल के साथ बोली, गुड लक मैन। लड़के ने कीज ली और जोर से सिर हिलाया। तभी डिपार्टिंग ट्रेन की हवा तेज चलती हुई गुजरी। उसने दूर जाती हुई ट्रेन को देखा, जो ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स दूर थी, और जोर से बोला, थैंक्स, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। वो उस ट्रेन में है, मुझे जाना होगा। वो तुरंत बाइक पर चढ़ा, हेलमेट पहना और इंजन स्टार्ट किया। अगला ही सेकंड एक सोनिक बूम जैसा साउंड हुआ और ज़ियाओमे के बाल जोर से उड़ गए। वो अपनी रॉकेट जैसी बाइक को देखकर शॉक में रह गई। ये जब मैं चलाती हूं तब ऐसा क्यों नहीं लगता? वो बस खड़ी देखते रह गई जब बाइक दूर निकल गई। फिर उसने ट्रेन की तरफ देखा जो फुल स्पीड पर थी। उसकी आंखें शॉक में छोटी हो गईं। उसके एस्टिमेट के हिसाब से ट्रेन कम से कम 260-270 शायद 300 किलोमीटर पर आवर पर चल रही थी, लेकिन उसकी बाइक पर बैठा वो लड़का क्लियरली ट्रेन के गैप को क्लोज कर रहा था। ट्रेन के अंदर जो भी ये देख रहा था, सबके पैरों से लेकर सर तक एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। हर जगह फोन्स निकलने की आवाज आने लगी। कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, कोई वीचैट पर अपने क्लोज लोगों को मैसेज कर रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन सब कंफ्यूज्ड भी थे। इतनी स्पीड पर बाइक क्यों चला रहा है? क्या इसे मरने का शौक है? ऐसी स्पीड पर एक छोटी सी मिस्टेक भी फेटल क्रैश बन सकती थी। वेट, सब लोग देखो, उधर देखो, किसी ने जोर से चिल्लाया। सबने देखा। बाइक जो आगे निकल गई थी और गायब हो गई थी, फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वो रुक चुकी थी। बाइक के पास वो लड़का एक घुटने पर बैठा था, ट्रेन की तरफ देखते हुए। उसके हाथ में कुछ था, दूर होने की वजह से क्लियरली नहीं दिख रहा था, लेकिन सब ने गेस किया, रिंग होगी। ट्रेन के अंदर 1 सेकंड के लिए साइलेंस छा गया। फिर अचानक सब लोग इमोशनल हो गए। वो लड़का इतनी स्पीड से सिर्फ इस ट्रेन तक पहुंचने के लिए आया, अपनी जान रिस्क में डाल दी। लगभग 400 किलोमीटर पर आवर पर बाइक चला दी सिर्फ एक इंसान के लिए। इस ट्रेन में जरूर कोई लड़की है जिसे वो दिल से प्यार करता है। एक विंडो के पास बैठी एक शांत सी लड़की जो उस लड़के को देख रही थी, अचानक रो पड़ी। उसने अपना मुंह हाथ से कवर कर लिया और आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
उधर जियाओ में अभी भी स्टेशन पर वेट कर रही थी। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या हो रहा है। जब जियांगपिंग नाम का आदमी उसकी बाइक लेके गया, तब से ही जियाओ में की आंखों में टेंशन थी। उसे बाइक के डैमेज होने की टेंशन नहीं थी, पैसे की भी नहीं। वो बस इस बात से डर रही थी कि कहीं जियांगपिंग के साथ कुछ हो ना जाए। आखिर वो इतनी तेज गया था, बहुत ज्यादा तेज। अब ना ट्रेन दिख रही थी ना बाइक, दोनों ही नजर से गायब हो चुके थे। ऑफकोर्स मैं वरिड हूं। बिग ब्रो प्लीज सेफ रहना, वरना मुझे सच में रिग्रेट होगा कि मैंने तुम्हें अपनी बाइक दी। तभी अचानक एक हल्की सी इंजन की आवाज उसके कानों तक पहुंची। आवाज सुनते ही उसने तुरंत रोड की तरफ देखा। जैसे ही उसने जियांगपिंग को सेफली वापस आते देखा, उसने एक लंबी सांस ली और रिलीफ फील किया। जैसे ही जियांगपिंग पास आया, वो उसे कंसोल करने लगी। बिग ब्रो, कोई बात नहीं अगर तुम कैच नहीं कर पाए, कम से कम तुमने ट्राई तो किया, अब तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा। जियांगपिंग मुस्कुरा के बोला, गर्ल, तुम मेरी स्किल्स डाउट कर रही हो या फिर तुम्हारी मोटरसाइकिल ही इतनी पावरफुल है? शायद मैं ही इतना अच्छा राइडर नहीं हूं, इसीलिए मैं हाई स्पीड ट्रेन कैच नहीं कर पाया। वैसे मैं पहले राइडिंग फैन था। ये सुन के इस बार जियाओ में शॉक हो गई। इतनी पावरफुल बाइक, इम्पॉसिबल है कि वो हाई स्पीड ट्रेन को कैच न कर सके। वेट, बिग ब्रो, क्या तुम कह रहे हो तुमने एक्चुअली कैच कर ली? उसने हैरानी से पूछा। जियांगपिंग ने खुशी से सिर हिला दिया। फिर उसने बाइक की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्योर ऑ था। सच कहूं, पहले मुझे लगा ये इम्पॉसिबल है, पर मैं रिग्रेट नहीं चाहता था, इसलिए मैं बाइक पे चढ़ा, थ्रॉटल पूरा घुमाया और गियर हार्ड शिफ्ट किया। फिर मैं शॉक हो गया। तुम्हारी बाइक की स्पीड पर तो हाई स्पीड ट्रेन भी मुझे स्नेल जैसी स्लो लग रही थी। मुझे लगा शायद ट्रेन स्लो चल रही है, पर जब मैंने स्पीडोमीटर देखा, 400 mph दिख रहा था, मतलब 600 किलोमीटर्स पर आवर से भी ज्यादा। और मुझे पता है ये तुम्हारी बाइक की टॉप स्पीड भी नहीं है। मैंने थ्रॉटल पूरा ट्विस्ट भी नहीं किया था। तो गर्ल, मुझे अपनी मोटरसाइकिल के बारे में कंफ्यूज मत करो। ये इजीली हाई स्पीड ट्रेन को कैच कर सकती है, शायद प्लेन के साथ भी रेस कर ले। अभी एजिंग ने मैसेज किया है, वो नेक्स्ट स्टॉप पर मेरा वेट करेगी। थैंक यू सो मच। अगर तुम और तुम्हारी बाइक नहीं होती तो शायद मैं उसे मिस कर देता। जियांगपिंग ने दिल से शुक्रिया अदा किया। फिर टाइम चेक करके बोला, सॉरी, मुझे जल्दी है, मुझे नेक्स्ट ट्रेन पकड़नी है उसे मिलने के लिए। इतना कहकर वो फिर से उसका थैंक्स करके स्टेशन की तरफ दौड़ गया। लेकिन उसे क्या पता था, जब वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा था, जियाओ में ने एक भी वर्ड नहीं सुना। जब उसने शिनफे के बनाए हुए मोटरसाइकिल के बारे में सुना, वो कंप्लीटली स्टन्ड हो गई। वो बस अपनी बाइक को ब्लैंक स्टेयर से देख रही थी। शॉक में उसने जोर से गल्प किया। ट्रेन कैच करना तो छोड़ो, ये तो प्लेन भी कैच कर सकती है। शिनफे, मेरे डियर फीजी, तुमने मुझे कौन सी क्रेजी बाइक दे दी? सॉरी, मैं पहले बहुत लाउड हो गई थी। फे, तुम कोई स्विंडलर नहीं हो, तुम तो लिटरली बेस्ट बिल्डर हो। तुमने गैस टैंक फिल नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि तुम बजट क्रॉस कर गए। $500,000 भी इनफ नहीं था, राइट? तुमने मेरे लिए सब कुछ डाल दिया। तुमने मुझे बिल्कुल चीट नहीं किया। उसके दिल में मेरी इमेज एकदम लेजेंडरी बन गई, और अब उसे अपनी बाइक से ज्यादा खुशी कभी नहीं हुई। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कैसी दिखती है। अगर ये दो लवर्स को मिलाने में हेल्प कर सकती है तो ये दुनिया की बेस्ट बाइक है। फीजी, तुम्हें फुल मार्क्स, 10 आउट ऑफ 10। वापस जाते वक्त जियाओ में बहुत खुश थी। उसका मूड कंप्लीटली चेंज हो चुका था, लेकिन उसे अभी तक नहीं पता था उसकी बाइक की वजह से इंटरनेट पर क्या स्टॉर्म चल रहा है। हाई स्पीड ट्रेन के पैसेंजर्स ने जो वीडियोस शूट किए थे, उन्होंने सब ऑनलाइन पोस्ट कर दिए। कुछ ही देर में हर जगह वही वीडियोस वायरल हो गए। लोग जब अपने फीड स्क्रॉल कर रहे थे तो हर 10 वीडियोस में से कम 8 वीडियोस जियांगपिंग के बारे में थे, जो प्यार के लिए हाई स्पीड ट्रेन का पीछा कर रहा था। ये बाइक से ट्रेन चेज वाला सीन सीधा ट्रेंडिंग के टॉप पर चला गया। काउंटलेस लोग इस लव स्टोरी से डीपली मूव्ड हो गए। बीजिंग के एक कोर्टयार्ड में फेमस बाइकर व्लॉगर पाओ अपने लाइव स्ट्रीम पर यह चेज वीडियो अपने व्यूअर्स को दिखा रही थी। उसने पूरा वीडियो प्ले किया और बोली, मुझे नहीं पता किसी ने नोटिस किया या नहीं, पर यह पूरा वीडियो सिर्फ 9 सेकंड्स का है। बीजिंग के एक कोर्टयार्ड में फेमस बाइकर व्लॉगर पाओ अपने लाइव स्ट्रीम पर यह चेज वीडियो अपने व्यूअर्स को दिखा रहा था। उसने पूरा वीडियो प्ले किया और बोला, मुझे नहीं पता किसी ने नोटिस किया या नहीं, पूरा वीडियो सिर्फ 9 सेकंड्स का है, और इन 9 सेकंड्स में बाइक ने 26 यूटिलिटी पोल्स क्रॉस किए। शंघाई के रीसेंट म्युनिसिपल कंस्ट्रक्शन प्लान के हिसाब से चैंगा एवेन्यू पर पोल्स एग्जैक्टली 55 मीटर के गैप पर लगे होते हैं, तो 26 पोल्स, हर एक के बीच 55 मीटर, सिर्फ 9 सेकंड्स में। कैलकुलेशन के हिसाब से इस वीडियो में जो मोटरसाइकिल है उसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा थी। ये इनसेन है, बिल्कुल पागलपन।
पाओ इतना इम्प्रेस था कि वो अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रहा था। वीडियो में बाइक क्लियरली दिख भी नहीं रही थी, सब कुछ ब्लरी था, फिर भी उसकी आंखों में सिर्फ एनवी थी। सच बोलूं तो इतनी परफॉर्मेंस के सामने लुक्स मैटर ही नहीं करते। ओन करना तो दूर की बात है, अगर मुझे बस एक बार राइड मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा। उसके लाइव स्ट्रीम में 100,000 से ज्यादा व्यूअर्स थे और सब उसकी बात सुन के शॉक में थे। वीडियो पहले ही काफी शॉकिंग था, लेकिन एक्चुअल स्पीड क्या थी किसी को आइडिया नहीं था। जैसे ही पाव ने पूरा ब्रेकडाउन दिया, लाखों लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सीरियसली? क्या मैंने सही सुना? 600 किलोमीटर्स पर आवर से ज्यादा? मैं तो 120 पे ही ड्राइव करता हूं और लगता है मेरी सोल पीछे रह गई, और ये मोटरसाइकिल 600 प्लस स्पीड पे जा रही है। क्या वो राइडर मरने से नहीं डरता? इवन अगर यमराज खुद उसे लेने आए, फिर भी उसे कैच नहीं कर पाएंगे। मुझे तो लगता है उसने जो हेलमेट पहना है वो ऑलमोस्ट यूजलेस ही है। सिर्फ उन 9 सेकंड्स ने मेरी पूरी लाइफ से ज्यादा एक्साइटमेंट दे दिया। एग्जाम्पल के लिए राइडर्स का ड्रीम बाइक लो, कावासाकी H2R। इसमें 998 सीसी डिस्प्लेसमेंट है और 310 हॉर्स पावर। ये 26 सेकंड्स के अंदर 400 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। इसे ग्राउंड फ्लाइंग जेट भी कहा जाता है। 400 किलोमीटर्स ऑलरेडी एक बुलेट ट्रेन की नॉर्मल स्पीड से ज्यादा होती है, लेकिन ये सब टेस्ट्स सिर्फ प्रोफेशनल ट्रैक्स पर होते हैं, जहां रोड्स बिल्कुल स्मूथ, फ्लैट और परफेक्ट हार्डनेस के होते हैं। उन कंडीशंस में कावासाकी H2R अपनी टॉप स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर अचीव करती है। लेकिन चंगा एवेन्यू पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वहां छोटे छोटे पत्थर भी होंगे रोड पर। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई बाइक 600 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड हिट करे, समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? मतलब उसका इंजन, ड्राइव ट्रेन और स्टेबिलिटी सब कुछ नेक्स्ट लेवल इनसेन है। मार्केट में जितनी भी बाइक्स हैं उनसे ये सिर्फ एक लेवल नहीं बल्कि कई लेवल्स ऊपर है। वरना 600 किलोमीटर पर आवर पर एक अंगूठे जितना पत्थर भी डायरेक्ट फेटल क्रैश करवा सकता है। और एक और चीज इग्नोर नहीं कर सकते, वीडियो सिर्फ 9 सेकंड्स का है, पर चेज उससे काफी ज्यादा टाइम तक चली होगी। पूरा प्रोसेस शायद 2 मिनट से भी ज्यादा का था। कावासाकी H2R अगर 400 किलोमीटर पर आवर 1 मिनट चले तो इंजन ब्लो हो जाता है, लेकिन ये बाइक 600 किलोमीटर पर आवर 2 मिनट तक बिना किसी प्रॉब्लम के चलती रही। अब तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं बचे इसे डिस्क्राइब करने के लिए। ये मेरी बाइक्स के नॉलेज को कंप्लीटली तोड़ देता है। इसे बाइक वर्ल्ड का अनराइवल्ड किंग कहना बिल्कुल भी एग्जैजरेशन नहीं होगा। जैसे ही पाओ ने अपनी बात फिनिश की, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रही थी और स्ट्रीम के व्यूअर्स भी उसकी एनालिसिस सुन के कंप्लीटली स्टन्ड हो गए थे। जो बाइक उन्होंने वीडियो में देखी थी उसे सच में दुनिया की सबसे बैडएस मोटरसाइकिल कहा जा सकता है। कावासाकी H2R की प्राइस ही $100,000 से ऊपर है, तो ये बाइक जो उससे भी कई लेवल्स ऊपर है, उसकी वैल्यू इजीली 1 मिलियन से भी ज्यादा होगी। जब इंटरनेट पर लोग स्पेक्यूलेशन कर रहे थे, तब हीसिया, जो उस बाइक की ओनर थी, उसे इन सब चीजों का जरा सा भी आइडिया नहीं था। वो बस हाईवे पर कैजुअली राइड कर रही थी और अपने अच्छे मूड की वजह से उसने लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट कर दिया। आज मेरा मूड काफी अच्छा है, चलो हाफ एन आवर स्ट्रीम करते हैं। जैसे ही व्यूअर्स ने उसकी चीयरफुल वॉइस सुनी, चैट 1 सेकंड के लिए साइलेंट हो गई, फिर सुनामी की तरह एक्सप्लोड हो गई। वेट, क्या मैंने सही सुना? गुड मूड? क्या ये लड़की पागल हो गई है? उस क्रुक भाई फे ने इसे स्कैम किया और ये खुश है? ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसे तो अभी रो रहा होना चाहिए था। मैं तो यहां उसे रोते देखने आया था। क्या ये पॉसिबल है कि ये ब्रदर फे से प्यार करती है? शायद उसके लिए स्कैम होना ही खुशी है। चैट और ज्यादा वाइल्ड होती जा रही थी। हीसिया नेओमी ने राइड करते हुए चैट पर एक नजर डाली और ये कमेंट्स देखते ही उसकी आंखें ट्विच करने लगीं। हे, क्या मैं इतनी डेस्परेट लगती हूं क्या? वो अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी कि अचानक वो जोर से चीख पड़ी। उसकी स्क्रीम सुन के व्यूअर्स भी शॉक हो गए। अगला ही मोमेंट राइडर और बाइक दोनों स्लिप होकर कर्ब से टकरा गए। जब व्यूअर्स ने स्क्रीन दोबारा देखी, सब स्टन रह गए। क्रैश हो चुका था। हीसिया नेओमी और उसकी बाइक रोड के साइड पर गिरी हुई थी और उसके सामने लेफ्ट साइड पर एक कूल फरारी F90 स्पोर्ट्स कार धीरे धीरे रुक गई। जैसे ही फरारी रुकी, एक ट्रेंडी लुकिंग थोड़ा सा फेमिनिन आदमी कार से बाहर निकला, लेकिन बाहर आते ही उसने हीसिया नेओमी को जमीन पर पड़ा हुआ देखने के बजाय सीधा अपनी $1 मिलियन कार के चक्कर लगाने शुरू कर दिए डैमेज चेक करने के लिए। फिर उसने गुस्से भरी नजर से हीसिया की तरफ देखा और ठंडे चेहरे से बोला, अपना घर बेच दो,
उस आदमी की ये अचानक बात सुन के ही सियाओ में शॉक हो गई। दर्द के बावजूद वो खुद को उठाकर खड़ी हुई और बड़ी दुखी आवाज में बोली, गलती आपकी थी, आप अचानक टर्न में घुस गए। उसकी बात सुन के आदमी ने हंसकर स्नीयर किया। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ आ गया। मजाक कर रही हो? तुम ही रोड नहीं देख रही थी। मुझे तुम बाइकर गर्ल्स से सच में प्रॉब्लम है। पता है तुम्हारी इस बकवास बाइक का स्क्रैच का कितना कॉस्ट आता है? वो आदमी हाथ बांधकर ही सियाओ मे को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। ही सियाओ मे को भी समझ आ गया कि वो राइड करते वक्त लाइव स्ट्रीम में बिजी थी। अगर पुलिस आई तो शायद उसे ही पे करना पड़े। उसने अपने होंठ दबाए और बोला, ठीक है, मैं आपकी कार का डैमेज पे करूंगी, लेकिन आपको मेरी बाइक का भी पे करना होगा। बोलते हुए उसने अपनी बाइक की तरफ देखा। टकराव में सिर्फ फरारी पर स्क्रैच नहीं आया था, उसकी बाइक का फेयरिंग बुरी तरह डैमेज हो गया था। अगर वो फेयरिंग इंपैक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता तो उसकी लेग सिर्फ एक छोटी सी चोट से ज्यादा सीरियस इंजरी होती। ठीक है, जैसे तुम चाहो। मेरा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, मैं तुम पर वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे 5 मिलियन दे दो और तुम्हारी बाइक के लिए 3,000 काफी है। लीन ने हाथ हिलाकर इम्पेशेंट टोन में कहा। यह सुन के ही सियाओ में बिल्कुल जम सी गई। 5 मिलियन? भाई, क्या तुम हाईवे रॉबर हो? लीन ने उसकी शॉक्ड शक्ल देखकर फिर से हंसी उड़ा दी। 5 मिलियन महंगा लग रहा है? अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करो। इतने सालों में क्या किया तुमने? सैलरी बढ़ी या नहीं? बाद में रियलाइज मत करना कि तुम लूजर हो। छोड़ो, मैं पुलिस को कॉल करता हूं। ये कहकर ली जान ने फोन निकालना शुरू किया। ये देखकर ही सियाओ मे ने दांत भींच लिए। सिर्फ तुम कह रहे हो तो 5 मिलियन हो गया? मैंने भी स्पोर्ट्स कार्स देखी हैं। अगर तुम पूरी कार रीपेंट कराओ और रिपेयर कराओ तो मैक्स 2 लाख लगेंगे। मैं इतना पे कर सकती हूं, लेकिन तुम्हें मेरी बाइक भी रिपेयर करनी होगी। और क्लियरली बोल रही हूं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे मेरी बाइक वैसी ही चाहिए जैसे पहले थी। बोलते बोलते उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। शेनफे ने जो बाइक दी थी, अब वो उससे सच में प्यार करने लगी थी। अब उसका आउटर शेल टूट गया था, शेप भी खराब हो गई थी। ये देखकर उसका दिल टूट रहा था। लीन ने फिर से घमंड से कहा, मेरी फरारी F90 वन ऑफ अ काइंड है। मिस्टर मॉन्जोन ने पर्सनली डिजाइन की है। और तुम्हारी ये बकवास बाइक, तुम एक्सपेक्ट करती हो कि मैं किसी को ढूंढ के इसे रिपेयर करवाऊं? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं 1 घंटे में तुम्हारी बाइक से ज्यादा कमा लेता हूं। ये लो 100,000। इससे तुम्हारी घटिया बाइक कवर हो जाएगी, राइट? वैसे भी ये बाइक इतनी अगली है, देखकर ही घिन आती है। 1 सेकंड और देखो तो आंखें गंदी हो जाती हैं। अब जब मैंने इसे खरीद लिया है तो डिसाइड भी मैं ही करूंगा इसका क्या करना है। अरु, इसे तोड़ दो। लीन ने बैंक कार्ड जमीन पर फेंका और पास खड़े एक बड़े से बॉडीगार्ड टाइप आदमी की तरफ देखा। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स ने भी नोटिस नहीं किया था कि लिन की कार से एक और आदमी भी उतर चुका था। जैसे ही उस बॉडीगार्ड टाइप आदमी अरु ने लिन का ऑर्डर सुना, उसने तुरंत अपनी स्लीव्स चढ़ाई और सीधा लिटिल ही की बाइक की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने जमीन से एक ईंट यानी कि ब्रिक भी उठा ली। साफ लग रहा था कि वो सच में लिन की बात मानकर बाइक को टुकड़े टुकड़े करने वाला है। उस बड़े आदमी के हाथ में ईंट देखकर लिटिल ही डर गई, लेकिन वो चुपचाप अपनी प्यारी बाइक को टूटते हुए नहीं देख सकती थी। स्टॉप, मत करो, मेरी बाइक को हाथ मत लगाओ। लिटिल ही हिम्मत करके उसके सामने खड़ी हो गई, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, सीधा उसे जोर से साइड में धक्का दे दिया। वो आदमी ईंट उठाकर बाइक पर मारने ही वाला था। लिटिल ही पैनिक हो गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, प्लीज मेरी बाइक मत तोड़ो। जैसे ही ईंट बाइक पर गिरने वाली थी, अचानक एक जोर का धड़ की आवाज आई। लिटिल ही ने तुरंत ऊपर देखा। उसका खूबसूरत चेहरा अभी भी आंसुओं से भरा हुआ था और वो शॉक में जम सी गई। कुछ फॉरेन लोग सूट्स में अचानक वहां अपीयर हो गए थे। उन्होंने सीधा बॉडीगार्ड को जोर से धक्का दिया, इतना कि वो 7-8 मीटर दूर जा गिरा। लिटिल ही अभी तक समझ ही नहीं पाई थी क्या हुआ। तभी एक सफेद बालों वाला फॉरेन बुढ़ा आदमी दौड़ते हुए आया। वो सीधा लिटिल ही के पास गया, उसकी बाइक के पास घुटनों पर बैठ गया और उसके चेहरे पर एक्सट्रीम दुख दिख रहा था। ओह गॉड, ये किसने किया? जो भी है, मैं जीसस से दुआ करूंगा कि उसे सजा मिले, सजा मिले। वो बुढ़ा आदमी बोलते बोलते सच में रो पड़ गया, आंसू पहुंचने लगा।
अब सिर्फ लिटिल ही शॉक में नहीं थी, बल्कि पास खड़ा लिंग जी भी कंफ्यूज हो गया। लेकिन उन फॉरेन लोगों को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई एटीट्यूड दिखाने की। तुम लोग कौन हो? उसने धीरे से पूछा। बुढ़े आदमी ने उसे इग्नोर कर दिया, जैसे उसकी बात का कोई मतलब ही नहीं हो। वो फिर लिटिल ही की तरफ मुड़ा और एक्साइटमेंट के साथ बोला, एस्टीम्ड मिस, मैं क्राइसलर ग्रुप चाइना डिवीजन का चीफ हेड हूं, मुडा। 20 मिनट पहले हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन टीम ने मिस्टर जिंगपिंग को लोकेट किया। उनसे बात करने के बाद हमें पता चला कि जो बाइक 600 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड हिट कर सकती है, वो आपकी है। अब मैं क्राइसलर ग्रुप की तरफ से आपको ग्रीट करता हूं और होप करता हूं कि आप ये इनक्रेडिबल बाइक हमें ट्रांसफर कर देंगी। ऑफ कोर्स आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको ऐसा प्राइस देंगे जिससे आप खुश हो जाएंगी। मुडा की चमकती हुई आंखें और उसका फ्लुएंट चाइनीज बोलना देखकर लिटिल ही और भी शॉक हो गई। और जो लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, उनके लिए तो ये सब नेक्स्ट लेवल था। 1 सेकंड के लिए साइलेंस, फिर पूरा चैट एक्सप्लोड हो गया। भाई, मैंने सही सुना? ये फॉरेन बुढ़ा कह रहा है कि ट्रेन चेज वाली बाइक इसी लड़की की है। वही बाइक जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, जो बाइक कम्युनिटी में लेजेंड बन चुकी है। पर सब तो कह रहे थे ये सिर्फ मार्केटिंग स्टंट है। भाई, मुझे कोई थप्पड़ मारो, लग रहा है मैं सपना देख रहा हूं। जब मुडा ने देखा कि लिटिल ही अभी भी शॉक में खड़ी है, तो उसने ठंडी नजर से लिन की तरफ देखा। उसने हल्का सा हाथ हिलाया और उसके साथ खड़े बड़े फॉरेन सिक्योरिटी गार्ड्स सीधा लिन की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें अपनी तरफ आते देखकर लिन का गला सूख गया। उसने जोर से निगला और हकलाते हुए बोला, वो हकलाते हुए बोला, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कानून का देश है, किसी को मारना क्राइम है। लेकिन लिन अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही एक और जोर का धड़ सुनाई दिया। पता चला कि वो फॉरेन बॉडीगार्ड्स उस पर अटैक करने नहीं आए थे, बल्कि उसके पास से सीधा निकल गए और अपनी बटॉन्स निकालकर उसकी $multi-million स्पोर्ट्स कार को तोड़ना शुरू कर दिया। एक के बाद एक वार, लोहे और ग्लास के टूटने की आवाज हवा में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड्स में लिन की चमकती हुई फरारी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये सीन देखकर लिन की आंख फड़कने लगी, लेकिन उन बॉडीगार्ड्स के सामने उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। थोड़ी दूर खड़ी लिटिल ही भी अब शॉक से बाहर आई। ये सब देखकर वो जल्दी से बोली, अंकल मुडा, मैंने कब कहा कि मैं आपको बाइक बेचना चाहती हूं? उसे लगा मुडा उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन मुडा ने सिर हिलाकर शांत आवाज में कहा, एस्टीम्ड लेडी, इसका लेना देना इस बात से नहीं है कि आप बाइक बेचेंगी या नहीं। इस आदमी ने ह्यूमैनिटी के लिए एक गिफ्ट को डैमेज किया है और मैं इसका बदला लूंगा। क्या परफेक्ट मोटरसाइकिल थी और इस बेवकूफ की वजह से अब इसमें फ्लॉ आ गया है। फिर उसने ठंडी नजर से लिन की तरफ देखा और बोला, तुम्हारी बाइक अब टोटल लॉस है। बाद में हमारी कंपनी तुम्हें एक नई बाइक देगी, बिल्कुल सेम। लेकिन तुमने जो किया है उसके लिए हमारा क्राइसलर ग्रुप इस लेडी की तरफ से तुम पर लीगल एक्शन लेगा। अगर बाइक का शेल रिपेयर हो गया तो ठीक, वरना तुम्हें सबसे सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। हमारा पूरा लीगल टीम इस केस को टॉप प्रायोरिटी देगा। वैसे एक बात याद रखना, इस मोटरसाइकिल का शेल ही इसकी इनसेन स्टेबिलिटी का रीजन है। ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में कहीं और एग्जिस्ट नहीं करती। मुडा के हर शब्द भारी पड़ रहे थे, पूरे सीन में गूंज रहे थे। लिन बिल्कुल स्टंड हो गया। एक इंटरनेशनल कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट का सामना करने का सोचकर ही उसका शरीर कांपने लगा। ऑनलाइन व्यूअर्स को भी अब सब समझ आ गया, मुडा ने लिटिल ही के लिए स्टैंड क्यों लिया। सब कुछ उस बाइक की वजह से था जो शेनफे ने बनाई थी। लिटिल ही ने हल्का सा झुककर कहा, अंकल मुडा, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं बाइक आपको बेच नहीं सकती। लेकिन आप ब्रो फे से ऑर्डर कर सकते हैं। ये बाइक उन्होंने स्पेशली मेरे लिए बनाई है। शेनफे का नाम सुनते ही लिटिल ही खुद भी थोड़ी स्टार स्ट्रक लग रही थी। मुडा मुस्कुराया और बोला, हमें ऑलरेडी पता है बाइक कहां से आई है। हमने मिस्टर शेनफे को प्रपोजल भेजा था कोलैबोरेशन के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, पेटेंट नहीं। अगर हम उनकी टेक्नोलॉजी समझ लें तो वो यूज करने देंगे, बस रॉयल्टी देनी होगी। इसलिए हम इतने ईगर हैं। एक काम कीजिए, क्या आप हमें ये बाइक रेंट पर दे सकती हैं? सिर्फ 3 दिन के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूं परफेक्ट कंडीशन में वापस करूंगा। मुडा में उम्मीद भरी नजर से लिटिल ही की तरफ देखा। लिटिल ही ने मना नहीं किया, सिर्फ 3 दिन की बात थी। वो मान गई। और ऑनलाइन व्यूअर्स, उनका तो दिमाग ही उड़ गया।
भाई ये ब्रोफे कौन है? इतना ओपी कैसे हो सकता है? सिर्फ प्रोडक्ट बेचता है, पेटेंट नहीं। इतनी बड़ी कंपनी को भी मना कर दिया। पक्की बात है उन्होंने ह्यूज अमाउंट रिजेक्ट किया होगा। 10 मिलियन की बाइक और मूडा कह रहा था डैमेज हो जाए तो भी चलेगा, प्राइस तो 9 डिजिट्स होगा। ब्रोफे की टेक्नोलॉजी प्राइसलेस है। भाई मुझे भी ऑर्डर करना है, मेरी टर्न कब आएगी? कमेंट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। स्मार्ट लोग तो सीधा उसके लाइव स्ट्रीम रूम में घुस गए। उसका चैनल यूजुअली सिर्फ ऑर्डर्स लेने के लिए था, स्ट्रीमिंग के लिए नहीं। लेकिन अब सिचुएशन क्रेजी हो चुकी थी। नंबर्स टूट रहे थे। 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन और देखते ही देखते हीट इंडेक्स 8 मिलियन तक पहुंच गया। ऑर्डर्स 8 लाख क्रॉस कर गए और अभी भी तेजी से बढ़ रहे थे। सबसे शॉकिंग बात, प्राइसेस। टॉप 10 ऑर्डर्स में सबसे लोएस्ट प्राइस भी 1 मिलियन से ऊपर जा चुका था। सब लोग मेरे पास कस्टम बाइक्स के लिए आ रहे थे। टॉप 5 ऑर्डर्स तो बड़े बड़े मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स के थे और उनकी ऑफर की हुई प्राइसेस ऑलरेडी 3 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। साफ था कि सबका इंटेंशन सेम है, क्राइसलर ग्रुप की तरह। वो मेरी बनाई हुई बाइक खरीदना चाहते थे ताकि उसकी टेक्नोलॉजी को स्टडी कर सके। लेकिन सब डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि अब तक मैंने एक भी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया था। लाइव स्ट्रीम चैट में हजारों व्यूअर्स और मोटरसाइकिल कंपनीज बस वेट कर रहे थे कि मैं कोई एक ऑर्डर चूज करूं। लेकिन कुछ घंटों बाद भी मैंने कोई मूव नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्ट्रीम को इग्नोर कर रहा हूं। इस वजह से बाइक फैंस रेस्टलेस हो गए और सब सीधा क्राइसलर ग्रुप के ऑफिशियल साइट पर पहुंच गए। आखिरकार उनके पास ही अभी एक शिन्फे मोटरसाइकिल थी और अगर मैं ऑर्डर लेता भी तो मैक्सिमम एक ही लेता। लेकिन अगर क्राइसलर वहां ब्रेक थ्रू कर लेता तो गेम चेंज हो जाता। शायद जल्द ही सब लोग शिन्फे की बाइक्स चला रहे होते। हे ओल्ड कू, शिन्फे की टेक समझ आई या नहीं? हम बस वेट कर रहे हैं, तुम एक बना दो। अगर तुम सेम बाइक बना दोगे हम सब तुमसे खरीदेंगे। ओल्ड सी, प्लीज हमारा मोटरसाइकिल ड्रीम पूरा कर दो, सब तुम पर डिपेंड है। कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज, क्राइसलर ग्रुप, तुम लोग कर पाओगे या नहीं? अगर नहीं तो बाइक हमें दे दो स्टडी करने के लिए। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन भी कह रहा है अगर तुमसे नहीं हो रहा तो किसी और को ट्राई करने दो, ऐसे होल्ड करके मत बैठो। क्राइसलर के ऑफिशियल साइट के मैसेज बोर्ड पर लिटरली आग लगी हुई थी। सिर्फ नॉर्मल फैंस ही नहीं, बड़े बड़े मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स भी प्रेशर डाल रहे थे। और इतने प्रेशर के बाद क्राइसलर ग्रुप ने जल्द ही ऑफिशियल रिस्पॉन्स दे दिया। उन्होंने डिटेल्ड टेस्टिंग के बाद कहा कि मिस्टर शिन्फे के कस्टम बाइक के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर हम अभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हैं। मिनिमम 3 साल लगेंगे। दूसरी बात, टेस्टिंग के बाद हमें पता चला कि इस बाइक की टॉप स्पीड सिर्फ 600 किलोमीटर पर आवर नहीं है, बल्कि ये 798 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है, लगभग 800 किलोमीटर पर आवर। ये भी इसलिए क्योंकि मिस्टर शिन्फे ने बेस्ट मटेरियल्स तक यूज नहीं किए। कुछ कंपोनेंट्स में उन्होंने जानबूझकर कॉम्प्रोमाइज किया। अगर वो फुल पोटेंशियल पे बनाते तो ये बाइक 800 किलोमीटर पर आवर इजीली क्रॉस कर जाती। आखिर में क्राइसलर बोर्ड ने यूनानिमसली डिसाइड किया है कि हम मिस्टर शिन्फे को अनलिमिटेड फ्यूचर कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट करते हैं। वो मोटरसाइकिल वर्ल्ड का फ्यूचर और होप है। मोटरसाइकिल्स उनकी वजह से फ्लरिश करेंगी। क्राइसलर ग्रुप का ये स्टेटमेंट इतना हैवी था जैसे शांत लेक में एक बड़ा पत्थर फेंका गया हो। हर तरफ शॉक की लहर फैल गई। सिर्फ ऑनलाइन क्राउड ही नहीं, बड़े बड़े मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स भी चुप हो गए। सब हिल गए थे। 600 तो टॉप स्पीड भी नहीं है, 800 किलोमीटर पर आवर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये मोटरसाइकिल नहीं, ये तो ग्राउंड जेट है। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री का फ्यूचर शिन्फे है और ये एक पब्लिक कंपनी का स्टेटमेंट है। अब समझ आया क्यों शिन्फे ने बोला था जितना मर्जी स्टडी करो। उसे पहले से पता था क्राइसलर कुछ खास समझ ही नहीं पाएगा। क्या सिर्फ मैंने नोटिस किया कि उसने मटेरियल्स कट किए थे? शिन्फे ने इन्वेस्टर लेडी को थोड़ा लूट लिया क्या? हा, अच्छा बोलते हो तो मटेरियल सेव किया, बुरा बोलते हो तो कॉस्ट कटिंग। शिन्फे बिल्कुल अपने शेडी बिजनेसमैन वाले टाइटल पर खरा उतरता है। जैसे मैंने पहले बोला था, तुम उसकी टेक पर ट्रस्ट कर सकते हो लेकिन उसकी एथिक्स पर कभी नहीं। मैं तो हंसते हंसते मर रहा हूं। बस ये जानना है कि शिन्फे ने उन 2 डील्स से कितना पैसा कमाया। क्यूरियोसिटी से ही मर जाऊंगा। कमेंट्स रुक ही नहीं रहे थे, लगातार आते जा रहे थे। लेकिन एक बात क्लियर थी, क्राइसलर के अनाउंसमेंट ने शिन्फे और उसके सुपर गॉड वर्कशॉप को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। अब लोगों को फाइनली समझ आ गया था, सुपर गॉड वर्कशॉप सच में लोगों के ड्रीम्स को रियलिटी बना सकता है। ये कोई स्लोगन नहीं था, ना ही कोई ओवर एक्टिंग, ये सच था। और फिर क्या, कुछ ही देर में मेरी शॉप पर ऑर्डर्स फिर से बरसने लगे। ऑर्डर्स लिटरली स्काई रॉकेट कर गए।
जो लोग मोटरसाइकिल्स में इंटरेस्टेड भी नहीं थे वो भी अपनी इमेजिनेशन चलाने लगे। हर तरह के अजीब और नए ऑर्डर्स आने लगे। वर्कशॉप के अंदर काफ़ी हसल चल रहा था। मैंने ऑनलाइन चैटर पर ध्यान देना बंद कर दिया। जैसे ही मुझे पता चला कि Xiaomi मेरी बनाई हुई बाइक की वजह से ऑनलाइन वायरल हो गई है, मैंने तुरंत सिस्टम यूज़ करके बहुत सारा इक्विपमेंट खरीद लिया। सब कुछ शॉप के पीछे वाले फैक्ट्री बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया। मुझे पता है फेम के साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब इतना अटेंशन मिल रहा है तो सूनर या लेटर मेरी छोटी सी शॉप एक्सपोज हो जाएगी, और अगर लोगों को पता चल गया कि ये बस एक एम्प्टी शेल है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा हुआ कि मेरी शॉप के पीछे एक बड़ा फैक्ट्री बिल्डिंग था। मैंने सिस्टम मॉल से इक्विपमेंट खरीदा और सब वहां इंस्टॉल कर दिया। अब पहली नज़र में मेरी शॉप लेजिट लगती है, लेकिन उस इक्विपमेंट ने मेरी ऑलमोस्ट सारी अर्निंग खा ली। अब मेरे अकाउंट में $2000 से भी कम बचे थे। मैंने हाथ झाड़े, फैक्ट्री सेटअप का डस्ट साफ किया, खुद को क्लीन किया और फिर वापस कंप्यूटर के सामने बैठ गया। अब टाइम था थर्ड ऑर्डर लेने का। अभी भी मैं 10 मिलियन सिस्टम पॉइंट से काफ़ी दूर था। लॉन्ग वे टू गो। जैसे ही मैंने लाइव स्ट्रीम रूम ओपन किया और अपनी शॉप के टैग्स देखे, मेरी आंख थोड़ी सी फड़क गई। टेक जीनियस 1.08 मिलियन लाइक्स, स्नेल स्पीड एफिशिएंसी 960,000 लाइक्स, वर्स्ट स्ट्रीमर हु नेवर स्ट्रीम्स 740,000 लाइक्स, और सबसे बड़ा शेडी बिजनेसमैन किंग 5.78 मिलियन लाइक्स। ये क्या बकवास है भाई? मैंने थोड़ा सा कॉस्ट सेव कर लिया तो क्या हो गया? सिर्फ मटेरियल पर फोकस करते हो, बाकी सब इग्नोर कर देते हो। मैं खुद से ही बड़बड़ाने लगा। छोड़ो, अगर मैं शेडी बिजनेसमैन हूं तो हूं, सब सिस्टम की गलती है। उन्हें सिर्फ ये पता है कि मैंने पैसा कमाया, लेकिन कितना कमाया ये कभी नहीं पता चलेगा। मैंने फुल कॉन्फिडेंस से बोला। लेकिन तभी एक सिस्टम अलर्ट पॉपअप हुआ और मैं सच में शॉक हो गया। डिंग! पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट हो रही है। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन 1 वीक के अंदर। सिस्टम ऑटोमेटिकली इस फाइनेंशियल रिपोर्ट को होस्ट के लाइव स्ट्रीम में अनाउंस करेगा। सिस्टम की हल्की सी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, लेकिन इस बार वो आवाज ठंडी और डरावनी लग रही थी। 10 सेकंड तक मैं चुप रहा, फिर अचानक फट पड़ा। सिस्टम, क्या मजाक कर रहा है तू? मैं कोई बड़ी लिस्टेड कंपनी नहीं हूं, बस एक छोटी सी वर्कशॉप है मेरी। फाइनेंशियल रिपोर्ट अनाउंस क्यों करेगा तू? तू ही बोला था पैसा कमाओ, और अब तू ही मुझे फंसा रहा है। तू इंसान है भी या नहीं, या फिर मेरी लाइफ को मुश्किल बनाना चाहता है? मेरे कस्टमर्स ही मुझे मार देंगे अगर ये सब रिवील हो गया तो। मेरा सीना तेज तेज उठने लगा, आंखों में गुस्सा क्लियरली दिख रहा था। अच्छा हुआ सिस्टम को ना देखा जा सकता है ना टच, वरना मैं खुद ही उसे सबक सिखा देता। अच्छा है सिस्टम को न देखा जा सकता है न छुआ, वरना मैं खुद ही इसे सबक सिखा देता। अभी लोग सिर्फ गैस कर रहे हैं कि मैंने कितना पैसा कमाया, लेकिन जब फाइनेंशियल रिपोर्ट रिलीज होगी तब शेडी इन्वेस्टर बोलना या ना बोलना मैटर ही नहीं करेगा। मुझे तो बस ये डर है कहीं एक दिन मेरी शॉप का एड्रेस लीक हो गया तो गेट के बाहर तलवारों का ढेर लग जाएगा। मैं गुस्से में था, लेकिन अलर्ट के बाद सिस्टम बिल्कुल चुप हो गया। चाहे जितना चिल्ला लो, कोई रिप्लाई नहीं। मैंने गहरी सांस ली। समझ आ गया सिस्टम से बात करना बेकार है। ये सिस्टम बस मेरी लाइफ मुश्किल बनाने के लिए है। मैं वापस कंप्यूटर के सामने सीधा बैठ गया। अभी भी थोड़ा गुस्सा था, लेकिन ऑर्डर्स चेक करना शुरू किया। इतने फैंसी ऑर्डर्स और उनकी स्काई हाई प्राइसेस देखकर मूड थोड़ा बेटर हो गया। क्राइसलर के स्टेटमेंट के बाद कि मेरी मोटरसाइकिल टेक अभी ब्रेक नहीं हो सकती, बड़े बड़े कंपनीज ने होप छोड़ दी। इसलिए प्राइसेस और ऊपर नहीं गए, लेकिन अभी भी टॉप ऑर्डर्स 3.5 मिलियन के बीच थे। इस स्पीड से अगर मैं कुछ और ऑर्डर्स ले लूं तो जल्दी ही 10 मिलियन रीच हो जाएगा, और फिर सिस्टम फेज 3 में अपग्रेड हो जाएगा। अपग्रेड इंपॉर्टेंट है, लेकिन सच कहूं तो चैलेंज एंजॉय करना और खुद को पुश करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना जब सिस्टम फेज 3, 4, 5, 6 तक पहुंच जाएगा, फंक्शंस तो पावरफुल हो जाएंगे, लेकिन शायद मैं ही उनके लेवल तक ना पहुंच पाऊं। ये सोचकर मैं रुक गया। डिसाइड किया कि सही ऑर्डर का वेट करूंगा, या फिर अगर बाद में कोई अच्छा ऑर्डर नहीं मिला तो सबसे हाई प्राइस वाला ले लूंगा। तभी अचानक एक नया ऑर्डर बैकएंड में पॉपअप हुआ और सीधा नंबर 1 पर चला गया। पहले जो टॉप ऑर्डर था वो 3.5 मिलियन का मोटरसाइकिल ऑर्डर था, लेकिन ये नया ऑर्डर उससे भी ऊपर निकल गया। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, फिर मैंने ऑर्डर ओपन करके डिटेल्स देखी। पहली नजर में थोड़ा सा फ्राउंड किया, लेकिन 2 बार और पढ़ने के बाद मेरी आंखें चमकने लगीं। बस यही है। मैंने तुरंत ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, और उसी मोमेंट इंटरनेट फट गया।
शार्क स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर मेरी लाइव स्ट्रीम में मिलियंस ऑफ व्यूअर्स देख रहे थे और जैसे ही मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया सब शॉक हो गए। क्या ये तो मीटेक है। फे का नाम इतना बड़ा हो गया कि ले बॉस तक पहुंच गया। वेट, क्या ये वही मीटेक है जो ले बॉस के साथ है? ये लोग फे को न्यू एनर्जी कार बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं। ऑर्डर अमाउंट 9.99 मिलियन। भाई ये तो ले बॉस का स्टाइल है, आंख बंद करके भी पहचान लूंगा। पागल हो गया है क्या ले बॉस? 9.99 मिलियन दे रहा है। फे कितना लूटेगा इसे? फे तो सिर्फ प्रोडक्ट बेचता है, पेटेंट नहीं। एक कार के लिए इतना पैसा देना ओवर नहीं है। लगता है फे फिशिंग कर रहा था और अब उसने सबसे बड़ी मछली पकड़ ली। शायद ये उसका रिटायरमेंट ऑर्डर है, 10 मिलियन बनाते ही क्विट कर देगा। पर सच बोलूं तो ले बॉस बुरी तरह फंसने वाला है। मोटरसाइकिल और कार अलग चीजें हैं, स्पेशली न्यू एनर्जी व्हीकल्स। ये एक आदमी का काम नहीं है। अरे तुम लोगों ने पहले भी यही बोला था जब फे ने हाई गर्ल के लिए बाइक बनाई थी। तब भी सबने कहा था इम्पॉसिबल है। फिर क्या हुआ? बस बहस बंद करो। ले बॉस क्या सोच रहा है वो उसी से पूछते हैं। इतनी बात के बाद व्यूअर्स एक एक करके मेरी स्ट्रीम से निकलने लगे और सीधा मीटेक के ऑफिशियल वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में फ्लड कर दिया। उधर यांगजिंग में मीटेक के हेडक्वार्टर्स में सब बोर्ड मेंबर्स इकट्ठा हो गए थे और पूरा हॉल केओस से भरा हुआ था। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ले बॉस ने मुझे ऑर्डर दे दिया था। ऑनलाइन लोगों को अभी तक पता नहीं था कि ये डिसीजन उसने अकेले लिया है, बिना बोर्ड अप्रूवल के। अब जब ऑनलाइन सिचुएशन हीट अप हो गई, मीटेक के बोर्ड मेंबर्स गुस्से में टेबल पे हाथ मार रहे थे। ले बॉस, आपको इस बात का एक्सप्लेनेशन देना होगा। सबको पता है शिनफे टैलेंटेड है, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर्स और मोटरसाइकिल्स में। हमारी मीटेक कार्स के लिए हम ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इन्वेस्ट कर चुके हैं और अभी तक कुछ सॉलिड रिजल्ट नहीं मिला। और अब तुम एक छोटे से शॉप ओनर को लाइव स्ट्रीम पर 10 मिलियन दे रहे हो? ये बिल्कुल पागलपन नहीं है क्या? मीटेक के बोर्ड के वाइस चेयरमैन और ऑटो डिवीजन के हेड लिन जेन ने भवें सिकोड़ते हुए कहा। उसके लिए ये सब सीधा सीधा केओस था और ले बॉस की अथॉरिटी को चैलेंज करने जैसा था। लेकिन सच ये था कि बाकी बोर्ड मेंबर्स को ये सब थोड़ा नॉर्मल लग रहा था। उनके चेहरे पर कोई सरप्राइज नहीं था। सबको पता था बाहर के लोगों के लिए ले बॉस ही मीटेक का फेस है। लेकिन पिछले 2 सालों में लिन जेन के ग्रुप ने धीरे धीरे उसे साइड करना शुरू कर दिया था। खासकर पिछले 1 साल में जब लिन जेन डामी ऑटो R&D का चीफ डायरेक्टर बना, सिचुएशन और सीरियस हो गई। और अब ले बॉस ने बिना बोर्ड अप्रूवल के न्यू एनर्जी व्हीकल का ऑर्डर प्लेस कर दिया। लिन जेन की नजर में ये उस पर सीधा वार था, इसीलिए वो इतना इमोशनल हो रहा था। मीटिंग रूम में बैठे सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर सबकी नजर चेयरमैन सीट पर बैठे ले बॉस पर टिक गई। सब देखना चाहते थे वो लिन जेन को क्या जवाब देगा। डामी ग्रुप के अंदर पावर स्ट्रगल चल रहा था और अभी तक किसी ने साइड चूज नहीं की थी। लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो ले बॉस का ट्रैक रिकॉर्ड और स्टेटस स्ट्रांग था, लेकिन लिन जेन भी कोई आम आदमी नहीं था। कहते हैं उसके पीछे यांजिंग के बड़े लोगों का सपोर्ट है और उसकी फैमिली ने सोसाइटी के लिए बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि फाइनल शोडाउन पास लग रहा था। अब देखना यह था ले बॉस फिर से पूरी पावर ले लेगा या लिन जेन उसे कंप्लीटली हरा देगा। तभी ले बॉस हल्का सा हंसा और बोला, सिर्फ 10 मिलियन खर्च किया है, क्या उसके लिए भी तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा? मेजर एक्सपेंसेस के लिए बोर्ड मीटिंग होती है, लेकिन वो बिलियंस के लिए होता है। यहां सिर्फ 10 मिलियन की बात है। इसके लिए मुझे ना तुम्हें बताने की जरूरत है ना बोर्ड को। यह सुनकर लिन जेन ने सीधा उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों साथ दिख रहे थे। उसने होंठ दबाया और बोला, ले 10 मिलियन छोटा लग सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट डामी ग्रुप पर कितना बड़ा होगा तुम समझ भी रहे हो। जैसे ही तुम्हारे शिनफे वाले ऑर्डर की न्यूज फैली, 15 मिनट के अंदर ही डामी टेक हांगकांग के स्टॉक प्राइस में फ्लक्चुएशन शुरू हो गया। अब इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स हमारी स्ट्रेंथ पर सवाल उठा रहे हैं। एक लिस्टेड कंपनी जो न्यू एनर्जी व्हीकल्स पर फोकस करती है, वो एक छोटे वर्कशॉप ओनर को आउटसोर्स कर रही है। अगर ये चलता रहा तो डामी ग्रुप बर्बाद हो सकता है। मैं सजेस्ट करता हूं कि तुरंत शिनफे के साथ डील कैंसिल करो। तुम खुद पर्सनली क्लैरिफाई करो कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। साथ ही डामी ऑटो में इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ ताकि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिले कि हम सीरियस हैं। लिन जेन बोलते बोलते और पैशनेट होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे वही सिर्फ कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोच रहा हो। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद ले बॉस हंस पड़ा और इस बार उसकी स्माइल पहले से भी ज्यादा गहरी थी। सब लोग जरा देखो, डायरेक्टर लिन एक्टिंग तो कमाल की करता है। सच बोलूं लिन, तुम्हें मूवीज में होना चाहिए, पक्का अवार्ड विनिंग एक्टर बन जाओगे।
ले बॉस अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी बातें सीधा लिन जैन के मुंह पर थप्पड़ की तरह लगीं। मीटिंग रूम एकदम से बिल्कुल चुप हो गया। कुछ डायरेक्टर्स ने ले बॉस की तरफ देखा, बिना वजह ही उनके अंदर हल्का सा डर आ गया। उस पल उन्हें याद आया उनके सामने कौन खड़ा है। ले बॉस, जो स्टार्ट से ही पीक पर था। उसका सबसे बुरा फेज भी 4 बिलियन का था, जबकि उसके सेम एरा के दूसरे लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे। रूम में हर छोटी सी रिएक्शन लिन जैन की नज़र से बच नहीं रही थी। ले बॉस के तीखे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। ले, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो? लिन जैन ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, जो रूम की दीवारों से टकराकर घूम गई। ले बॉस ने धीरे से अपनी स्माइल हटा दी। तो तुम कह रहे हो मेरा डिसीजन स्टॉक प्राइस को हिला रहा है? एक बात बताओ, अगर हम दामी मोटर्स में पैसे डालते ही रहे और रिजल्ट 0 आए, तो क्या उससे स्टॉक स्टेबल रहेगा? 1 साल हो गया लिन जैन, अब मेरी पेशेंस खत्म हो चुकी है। तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन क्या तुम खुद उस लायक हो? इस बार ले बॉस की नज़र ठंडी और तीखी थी, बिल्कुल अलग, ऑलमोस्ट डरावनी। ये वो यूजुअल काम और काइंड इंसान नहीं लग रहा था, ये कोई और ही था। ये सुनकर लिन जैन चुप हो गया। कुछ सेकंड्स के बाद उसने धीरे से सिर उठाया। ठीक है, अगर तुम ऐसे देखते हो तो फिर एक बेट लगाते हैं। मुझे 3 दिन दो। अगर मैं दामी मोटर्स की पहली S7 कार लॉन्च नहीं कर पाया तो मैं अपना पोस्ट छोड़ दूंगा, बिना किसी शर्त के। लेकिन अगर मैं कर गया तो तुम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन छोड़ दोगे। डेयर हो एक्सेप्ट करने के लिए? ये सुनते ही मीटिंग रूम में हंगामा मच गया। सब डायरेक्टर्स शॉक हो गए। उन्हें लगा था टेंशन होगी, लेकिन इतनी एक्सट्रीम बात होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। डायरेक्टर लिन, सोच लो, काम डाउन। ले बॉस, प्लीज गुस्सा मत लो। सब लोग बीच बचाव करने लगे, लेकिन लिन जैन ने किसी की नहीं सुनी। उसकी नज़र सीधा ले बॉस पर थी, जैसे एंड तक लड़ने के लिए रेडी हो। तभी ले बॉस एकदम से फिर काम हो गया। वो कुर्सी पर पीछे टिक गया और एक फाइल टेबल पर फेंक दी। अगर बेट लगानी है तो बड़ी लगाते हैं। 3 दिन बाद बाशन स्क्वायर पर दामी मोटर्स का लॉन्च इवेंट होगा। तुम अपनी S7 लेकर आना, मैं वो कार लाऊंगा जो फे ने बनाई है। फिर देखते हैं कौन जीतता है। अगर तुम जीत गए तो मैं सिर्फ अपनी पोजीशन नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने सारे दामी शेयर्स भी बेच दूंगा। लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें दामी ग्रुप में नहीं रहोगे, तुम्हें अपने सारे शेयर्स बेचने पड़ेंगे। ले बॉस ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन उसका हर एक शब्द बिजली की तरह गूंज रहा था। रूम में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी बड़ी बेट पहले से लिखकर लाया होगा। सब डायरेक्टर्स एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लग रहा था ले बॉस पागल हो गया है। इस एग्रीमेंट को देखकर क्लियरली लिन जैन के पास अपर हैंड था। दामी मोटर्स 1 साल से डेवलप हो रही थी, उसमें ऑलरेडी ह्यूज इन्वेस्टमेंट लग चुका था, और यहां ले बॉस सिर्फ शिनफे और 9.99 मिलियन के साथ उसे चैलेंज कर रहा था। मतलब सीधा सीधा ले बॉस और शिनफे वर्सेस पूरा दामी ग्रुप। डायरेक्टर्स के चेहरे पर डिसबिलीव भी था और कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट भी। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई इतना बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत करेगा।